आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, साहिबो बंदाओ मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। रो भी नहीं सकते ऑफ कैमरा, लोगों को अक्सर लगता है कि नाटक कर रहे हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। क्योंकि ऐसे खास लोग दुनिया में आम आदमी की तरह जीने नहीं आते, वो लोगों को मैसेज देने आते, कुछ सिखाने आते, कुछ देने आते। मनोज संतोषी जैसे लोग कभी कभार पैदा होते हैं। हमारी खुशकिस्मती रही है, मेरी खुशकिस्मती रही है कि कुछ बहुत ही अच्छी महफिलें हमने साथ की हैं जहाँ मनोज जी ऐसे गाते थे कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगती थी, ऐसा लगता था कि घर हिल रहा है अच्छी वाइब्रेशन से। और एक गज़ल खयाम साहब की वो गाते थे जिसका एक स्टैंजा उनको याद नहीं रहता था, और वो मैंने क्योंकि उनके मुंह से सुन लिया था ये गाना इन वन ऑफ द महफिल्स, तो मैंने खूब ढूंढ के उस गाने के बोल रट लिए ताकि मैं उनके साथ गा पाऊँ। और ऑफ कोर्स मैं बहुत ही बुरा गाती थी, लेकिन मैं आज फिर वो 2 लाइनें गाऊंगी जो मनोज जी को याद नहीं रहती थी, और मैं बहुत शाइन ले लेके गाती थी कि देखो तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे, और वो इस तरह दाद देते थे कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं लता जी तो साइड, मैं अब गायकी में आ जाना चाहिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मुझे मनोज देते थे। सो दिस इज फॉर यू मनोज। मेरी कर्कश आवाज आप लोगों को सुननी पड़ेगी अब। ये वो 2 लाइनें हैं जो इनको याद नहीं रहती थी, खयाम का गाना है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कमाल की बात है कि ये जो दो लाइनें उन्हें याद नहीं रहती थी, आज यही दो लाइनें हम सब के लिए बहुत काम की है। और वो ये है, पीजा खयाम की तरखी को भी हंस के नासिर, पीजा खयाम की तरखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। There'll never be anybody like Manoj Santoshi. He's a legend. हम एक्टर्स हैं ना, तो रो भी नहीं सकते ऑफ कैमरा। लोगों को अक्सर लगता है कि नाटक कर रहे हैं। वो भाभी जी में वो शोक सभा के सीन्स कमाल के हुआ करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मनोज भाई के लिए इस तरह की सभा में आना पड़ेगा। यकीन नहीं हो रहा है। और जब मैं चैनल में था तो बहुत सारे राइटर्स रोज आया करते थे पिच करने के लिए। उस समय मैं हेड ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट था सब टीवी के साथ। और मनोज भाई ने एक शोक सभा के सीन में लिखा था कि विभूति भैया ने मुझे बहुत संतुष्ट किया। और यकीन मानिए, मैं इस सभा में अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, हर रोज बहुत सारे लेखक आते थे, पर मनोज भाई ने जितना मुझे संतुष्ट किया था उतना किसी ने नहीं किया। मुझे आज भी याद है, अनुज कपूर के कमरे में ये चंदा कानून है का नरेशन हो रहा था, और मुझे एग्जैक्टली वो फीलिंग्स याद है, वो वक्त याद है। और अनुज ने बोला था कि वी हैव अनदर विनर। तो जितने भी वक्ताओं ने भी बातें की, इसमें कोई शक नहीं है कि मनोज संतोषी जैसे लोग कभी कभार पैदा होते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग आते हैं। इन्होंने हमें सिखाया है कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है। प्रेजेंट में मुझे याद है, एक बार सेट पे मैं उनसे एक बार मिला, उन्होंने रिएक्ट किया, बहुत खुश होते थे, अरे जनाब। फिर सीन में चला गया मैं, 15 मिनट बाद फिर मिला, फिर उनका सेम रिएक्शन था जैसे पहली बार मिल रहे हैं, सेम रिएक्शन। आधे घंटे बाद फिर मिला, सेम रिएक्शन, अरे जनाब, पहली बार। क्योंकि वो पिछला 10 मिनट 15 मिनट जो था वो भूल जाते थे, वो उसी वक्त में रहते थे, उसी वक्त। आज में जीना क्या होता है ये हमने मनोज भाई से सीखा है। आज में रहते थे, आज में जीते थे। डॉक्टर कुछ भी कहे, परहेज कर लो भाई, ये मत खाओ, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, खाओ यार, आज में रहो, मौज करो। तो
गुरु थे बहुत बड़े, हम सबको उदास तन्हा। मुझे एक और बड़ी अच्छी याद उनसे जुड़ी हुई है। मैं जब चंदा कानून की शूटिंग कर रहा था, शशांक सर डायरेक्ट कर रहे थे, और मेरा वो आज मेरे यार की शादी है, जिसको आज भी गणेश अपना कैमरामैन जो भाई है वो गा के मज़े लेता है। उस वक्त मनोज भाई से मेरी ऐसी वाकफियत नहीं थी, मैं उनको एक राइटर के तौर पर ही जानता था। मुझे पता नहीं था कि वो इतने अच्छे गायक हैं। और वो मेरी बगल में बैठे हुए थे, और उस सीन में मनोज भाई मेरे साथ थे, मैं था और मनोज भाई थे। तो मैंने भी थोड़ी बहुत क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मत जाना, आप बेसुरे हो जाओगे, मैं गाऊंगा क्योंकि मुझे आता है, मैं गाऊंगा, आप बेसुरे हो जाओगे, आप मत जाना। और उन्होंने, मनोज भाई ने एक पल के लिए भी शशांक से मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने दिग्गज गायक हैं, इतने अच्छे गायक हैं। उन्होंने एहसास नहीं होने दिया मुझे, मुस्कुराते रहे। और सचमुच उन्होंने नहीं गाया सीन में, मैंने गाया। तो मेरे जीवन का जो सबसे अहम किरदार है, जिसकी वजह से मुझे लोग इतना जानते हैं, उसके रचयिता मनोज भाई थे। मेरे जीवन में उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ज़िंदगी भर उनका कर्जदार रहूँगा, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा, उनका मशकूर रहूँगा। और हमेशा वो हम सबकी आत्माओं में, हम सबके दिलों में बसे रहेंगे, और हम सब के लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। मनोज भाई, आपकी ज़िंदगी, आपका एटीट्यूड, आपकी मोहब्बत, आपके गुरु मंत्र, आपकी लेखनी, आपका पूरा व्यक्तित्व, सबके लिए दिल से आई लाइक इट। थैंक यू। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। जो भी इस ज़मीन पर आया पलट कर उसे वापस जाना है। लेकिन अफसोस तब ज़्यादा हो जाता है जब कोई अपना जो अजीज़ हो, जो बहुत प्यारा हो, और बहुत जल्दी चला जाता है। मनोज सर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उनके वो अल्फाज मेरे कान में आज भी गूंजते हैं। कसम खुदा की शायद मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ। 2015 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले कॉल मनोज सर का आया। बोले सलीम घबराना मत, तुम्हारे वालिद चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तो आज समझ में आया जो सलीम को नाम देने वाले थे वो भी चले गए, और टिल्लो के जनक भी चले गए। तो ये मेरी शायद बदकिस्मती है कि वो एक दुआ गो जो मुझे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उर्दू अदब और खाने पीने की बातें हुआ करती थी उनसे मेरी। और सबने बहुत खूबियाँ बताई हैं यहाँ पर, लेकिन एक खूबी शायद वो मुझे नहीं, ऊपर वाले को भी पसंद होगी। चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो सलीम जैदी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो हमारे लीड एक्टर हो, जनाब 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 जनाब। छोटा हो तो जनाब, बड़ा हो तो जनाब, अमीर हो तो जनाब, गरीब हो तो जनाब। यहाँ पर जब वो मेरे भाई की शादी में बोले सलीम तुम्हारी शादी में तो नहीं आया, लेकिन मुंबई से वो रामपुर मेरे छोटे भाई की शादी में आए, और जब मैंने अपनी बहनों से मिलवाया तब मैंने ये जनाब वाली बात उनसे की। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी जो जनाब कहने की अदा है ऊपर वाले को बहुत पसंद है, और शायद आपको पता नहीं कि अल्लामा इकबाल ने एक बंद लिखा है उसमें ये खूबी नजर आती है। तो बोले जनाब सुनाइए क्या है जनाब। तो मैंने उन्हें बताया कि सर इसमें सुनाने से पहले मैं बताऊं कि महमूद गजनवी राजा था और उसका एक नौकर था अयाज, दोनों एक ही सफ में खड़े होते थे। अपने अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, साहिबो बंदाओ मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बेहतरीन रूह थी, और अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मालिक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और ऐसी शख्सियतें ज़मीन पर बहुत कम आती हैं
जो हर किसी को एक नज़र से देखती हैं। हम जैसे इंसानों की दुआएं हमेशा आखिरी सांस तक रहेगी। जब भी मुसल्ले पे जाएंगे मनोज सर के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चंद मुलाकातें थी उनसे, सेट पर ही मुलाकातें होती थी क्योंकि हमारे सारे शूट नायगांव में होते थे, पूरे दिन वहीं लगते थे, तो उनसे मुलाकात बहुत ही रेयर हो पाती थी। जब भी आते थे बड़े खुश होकर मिलते थे कि कैसे हैं वैभव जी, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, जो लिख रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा है। सर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक बड़ा आत्मीय से था उनसे। जब भी मुलाकातें होती थी बड़ी आत्मीय से लगती थी कि हाँ दिल से हो रही है। खाने का शौक था, मैं राजस्थान जयपुर से, तो हमेशा बोलते थे यार मैं जयपुर गया था, मैंने यार वो खाया वहाँ पर, अच्छा कैसा लगा सर? यार बहुत बढ़िया है सर, मंगा सकते हो क्या? मैं बिल्कुल मंगा सकते हैं सर ये। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ मेरे कैरेक्टर की, सर उसमें जो ऐसा कुछ था यार वहाँ पर खाने की वो चीज़ भी तो मिलती है। मतलब वो थोड़ा इतना जोर नहीं देते थे चीज़ों के ऊपर कि आपको हमेशा मस्त रहने के लिए बोलते थे ठीक है यार आप अपना काम करो। मुझे याद है जब दीपेश दुनिया से चला गया था तब उसके घर पे वो अचानक आए थे, और जब वो एंट्री मारी उन्होंने तो बड़े रोते रोते आए थे। वो बोले कि वैभव जी आज मेरी कलम टूट गई यार, मैंने जोड़ी टूट गई मेरे हाथ से। बहुत बहुत मतलब उदास थे वो, बड़ी मुश्किल से निकल के आए वो चीज़ से। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक एपिसोड किया था बड़ा अच्छा था, खीरा मंडी। तो मुझे याद है उनका बीमारी का प्रॉब्लम जो है जो चल रही थी वो शुरू हो चुकी थी, अच्छा फील नहीं कर रहे थे वो। लेकिन अचानक वो सीन होने के बाद में, तो हमारा जो एपिसोड ऑन एयर हो चुका उसके बाद में वो आए, और आने के बाद में वो सबसे पहले गले मिले मुझसे, बोले वैभव जी आपने मेरा किरदार सफल कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई, बोले जो मैंने लिखा था वो आपने पूरा किया, उससे ज़्यादा ही किया। मैं सिर्फ आज इस हालत के अंदर आपसे मिलने के आया हूँ। तो कमाल के व्यक्ति थे वो, माता रानी अपने चरणों में स्थान दे उनको, वो जहाँ रहे खुश रहे, और ऐसे जैसे हमको हंसाते थे वहाँ भी हंसाए। थैंक यू। उनके साथ में जो मेरा एक ही बार मैं मलाड गई थी, और मलाड जाके मैंने सर को, बहुत शुरुआत की बात है जब मैंने सबसे पहले गुलफाम कली के किरदार को रिप्लेस किया था भाभी जी घर पर है में, और मैं बादामी बनकर आई थी। और उसके बाद फिर मैं मलाड गई तो मैंने मनोज सर को फ़ोन किया, और मैंने मनोज सर को फ़ोन करके बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने बोला मैं घर पर हूँ, आ जाओ मिलते हैं। मैं गई, मैंने सर के साथ में कुछ 35 से 40 मिनट बिताए होंगे, और मैंने सर को बोला सर ये किरदार मैं कैसा कर रही हूँ? तो सर ने बोला तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वो मुझे कोमल कहते थे, कभी भी उनको मेरा नाम याद नहीं रहता था, तो खुशबू कमल नहीं कहते थे, वो मुझे कोमल कहते थे। सेट पर भी कभी भी मिलते थे तो कोमल कैसी है, कैसा चल रहा है, हमेशा मुझे कोमल कहते थे। तो उन्होंने कहा कि कोमल आज एक बात बोलूँगा तुम्हें, इसको एक मेरी सलाह समझ लेना, कि ये जो शहर है बम्बई, ये बहुत टेस्ट करता है। बम्बई बहुत टेस्ट करेगा, तुम्हें लगेगा कि छोड़ दे सब कुछ, लीड नहीं मिल रहा है, कैमियोज मिल रहे हैं हर शोज में, तुमको ऐसा लगता होगा कि ये करने के लिए आए हैं क्या, कैमियो करने के लिए आए हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना। और तुम्हारे अंदर मैंने एक अजीब तरह का आत्मविश्वास देखा है, और तो तुम बहुत निडर और हिम्मती लड़की हो, ये मुझे दिखता है तुम्हारे अंदर, और यही एक दिन तुमको बहुत बड़ा एक्टर बनाएगा। बस कभी ये जो तुम्हारी बीच बीच में टेस्टिंग होती रहेगी, इस टेस्टिंग की वजह से डर के कभी अपना काम मत छोड़ना। तो मैंने कहा सर मेरे को थिएटर का भी बहुत शौक है, मैं थिएटर भी बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं लगी रहूँ और कंटिन्यू उनके साथ काम करूँ। तो बोले जो भी मिल रहा है बस करती रहो, क्योंकि ये जो तुम अपनी कला पर काम कर रही हो, तुमको नहीं पता कि ये एक दिन तुमको कितना बड़ा काम दिलवा सकता है। वो दिन था, और उस दिन के बाद मैंने हमेशा जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने ये बात ऐसी गांठ में बांध ली, और मुझे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं थिएटर भी करती रही, भाभी जी में काम किया, जीजा जी छत पर है काम किया, FIR में काम किया। कॉमेडी मैंने जो भी सीखी है, वो मैंने भाभी जी, FIR और जीजा जी के सेट पर सीखी है, मनोज जी के लिखे हुए डायलॉग से सीखी है, और शशांक सर के डायरेक्शन से सीखी है, ऋत्विक के डायरेक्शन से सीखी है। तो मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज तो नहीं है इनके साथ में, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही कमाल इंसान थे मनोज जी। और मनोज जी
मनोज जी के साथ बैठ के आत्मविश्वास वो बढ़ा देते थे अपने सामने वाले का। अगर सामने वाला जरा भी डल हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ उसमें ऐसा लग रहा है कि सर आज सीन भी अच्छा नहीं हुआ, अरे नहीं अभी अच्छा होगा, अभी अच्छा होगा, तुम जाओ दोबारा फिर से साइड में खड़े होकर याद करो, अभी अच्छा होगा। तो लेकिन मनोज जी इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मनोज संतोषी सर जहां भी हो, जिस रूप में हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इसके बाद उनका जो भी जन्म हो, जैसा भी हो, उसमें उनकी जो भी इच्छाएं इस जन्म में रह गई हैं वो अगले जन्म में जरूर पूरी हो। रेस्ट इन पीस मनोज सर, आई लव यू, आई थिंक वी ऑल लव यू। हम सब ने परफॉर्म किया और भाभी जी में जब मैं आया और एक एपिसोड के लिए आया था, उसके थोड़े दिन के बाद मैं फेसबुक पे उनको सर्च करके उनसे जुड़ा और रिक्वेस्ट की कि सर, तो वो पहचान कर बोले कि बहुत अच्छा किया आपने डॉक्टर का और बहुत जल्द आपका आने वाला है। फिर शशांक सर से भी मैं फेसबुक पे जुड़ा, आपने भी बहुत तारीफ की। और डॉक्टर का जो डॉक्टर कम तांत्रिक जो सोच, जो मेरे लिए शब्द लिखे और शशांक सर ने उसे तराशा, तो वो जो टाइमिंग थी, उससे पहले मुझे कभी कॉमेडी की नहीं, क्योंकि हम मिमिक्री आर्टिस्ट सिर्फ आवाजें निकालते थे, टाइमिंग का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो उनकी लाइन से और उस लाइन के साथ में शशांक सर, तो करते 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 धीरे धीरे आज घर घर में जो ये डॉक्टर पहचाना गया है सिर्फ सर की वजह से। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जितने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वही क्यों जल्दी जाते हैं, चाहे रवि साहब हों, किशोर कुमार हों, और बहुत अनगिनत जितने भी अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हैं जिन्हें बोलते हैं कि ये कभी कभी आते हैं, और वैसे ही कम उम्र में मनोज सर भी चले गए। मैंने पहले कहा कि शब्दों के जादूगर के लिए मैं शब्द आज चयन कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है, बस भावभीनी श्रद्धांजलि है कि प्रभु मनोज सर जहाँ भी हों ऐसे अपनी महफिल जमा रहे हों जैसे महफिल यहाँ पर जमाते थे, और गज़लों के साथ, अपने ह्यूमर के साथ, और ऐसे महफिल जमाएं और सबको खुश रखें। प्रभु उन्हें बहुत सुख और शांति प्रदान करें। मैं खुशकिस्मत हूँ, शायद वो बॉम्बे में जस्ट लैंड ही किए थे और मैं भी थोड़ा सा 2-4 महीना बॉम्बे हो चुके था। सांताक्रूज के जंबो होटल में मेरी उनसे मुलाकात होती थी। कुछ देर के लिए हम लोग साथ में बैठते थे, कोई गज़ल गाने वाला, कोई सिंगर, कोई राइटर, कोई कुछ ऐसे, और फिर थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने काम पे निकल जाते थे। कहीं कहीं मुलाकात होती थी। उसी बीच मनोज भाई धीरे धीरे बिजी होते चले गए। फिर पता चला कि वो बड़े बड़े सीरियल लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कान में सुनाई पड़ता था, अच्छा लगता था। हमें भी मिलने की इच्छा होती थी, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से बहुत कम मिलता था। लेकिन जब भी वो कहीं ना कहीं मिलते थे, कभी भी मिलते थे, मुझे प्यार से खान साहब कहते थे। मेरे ख्याल से बहुत लोग कहते होंगे, वो उनको प्यार से, वो जिनको प्यार करते थे उनको खान साहब कहते थे। खान साहब, ये उनका एक तकिया कलाम था सभी उनके चाहने वालों के लिए। तो मैं एकमात्र ऐसा उनका दोस्त रहा हूँ जो उनको पहले ही दिन बॉम्बे में मिला और हमेशा मिलता रहा। मैंने उसे कई बार शिकायत भी की, यार आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हो, कुछ करते हो, इसमें तो रोल दिला दो, इसमें तो रोल दिला दो, इसमें तो रोल दिला दो। तो एक दिन बोले, यार बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तो मैंने कहा कहिए। बोले जितने भी सीरियल चल रहे हैं तुम उनमें काम मत करो। कहा क्यों? बोले जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब अपने सुर के बादशाह हैं। वेरी फ्रैंकली उन्होंने कहा कि ये सब अपने सुर के बादशाह, तुम अपना सुर इनसे नहीं मिला पाओगे, तुम्हारी अलग दुनिया, तुम उस दुनिया के एक सेवक हो, वहां लगे रहो। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे जहन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं चल रहा है। तुमको मैं हमेशा याद रखता हूं, जहन में रखता हूं, और जब भी मेरे पास कोई ऐसा आइडिया आएगा, जैसे कि रोहिता जी ने कहा कि, या आसिफ भाई ने कहा कि उन्होंने
इनको फोर्स किया कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, आप आ जाइए। बोले ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आइडिया का वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा तो बाखुदा वो सिर्फ तुम ही करोगे, तुम्हें ही ढूंढूंगा मैं, तुमसे ही करवाऊं। बोले मेरे नजर में तुम ऐसे कुछ अलग कलाकार। तो थोड़ी देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी तारीफ है या पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे कंफ्यूज हो गया मैं। लेकिन बावजूद उसके मैं हमेशा इनसे मिलता रहा, फोन पे बातचीत होती थी, किसी महफिल में मिल गए तो वही खान साहब प्यार से मिलते थे। और थोड़ी देर बाद बाजू में बैठ के फिर लिखने लगते थे वो मोबाइल पे। तो बोला क्या लिख रहे, किसी को मैसेज कर दें क्या? बोले नहीं, कल भाभी जी घर पे का एपिसोड देना है, वो लिख रहा हूँ। मुझसे बात भी कर रहे हैं, मुझे शेर व शायरी भी सुना रहे हैं, मुझसे कॉमेडी करने के लिए भी कह रहे हैं, और साथ में मोबाइल पे लगे हुए। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा awkward लगता था, किसको मैसेज कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं भाभी जी घर पे का एपिसोड लिख रहा हूँ। मैंने कहा इतना फास्ट, इतना तेज राइटर, और इतना, क्योंकि कॉमेडी बहुत मुश्किल काम, आपको सबको पता ही है। और वो सीरियल जो 12-15 साल से नंबर 1 पे है हर मामले में, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो, चाहे उसके डायलॉग हो, चाहे उनके नाम हो, चाहे वो इलाका हो, चाहे उनके पहनावा हो, चाहे कुछ भी हो, सब में वो नंबर 1 रहा है। उस चीज को वो इतना पानी की तरह लिखते थे, मैं समझता हूँ कि वो गॉड गिफ्टेड ही थे। और अपने कम उम्र में सैकड़ों सीरियल लिखे और ज्यादातर हिट रहे, तो मैं समझता हूँ कि तो 1000 साल की जिंदगी वैसे ही जी कर गए, क्योंकि ऐसे खास लोग दुनिया में आम आदमी की तरह जीने नहीं आते। वो लोगों को मैसेज देने आते, कुछ सिखाने आते, कुछ देने आते, समाज में अपना काम देकर वो चले जाते हैं। दे आर द मैसेंजर, ये मैसेंजर, ये देवदूत है, ये इंसान नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ऐसा दोस्त जो देवदूत था, जो मुझे मिला, मैं उसके साथ में रहा, मुझे रहने का मौका मिला, मेरा तो जन्म सार्थक हो गया। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो जहन में कुछ रख के गया है मेरे लिए, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में वो जरूर देगा, और मैं उनके कहे अनुसार जरूर किसी काम करूंगा। बाकी जैसे कहा, अपने खाने पीने के शौकीन है, खाने पीने के इतने शौकीन थे है कि जब भी हमें बुलाते थे, चाहे हम 10 लोग हो, 12 लोग हो, 15 लोग हो, कुछ भी हो, खाना अधूरा आधा ही खाया होता है होता था, ये बंदा जाके बिल भर के आता था। तो सिर्फ खाने का नहीं, खिलाने का भी शौकीन था, खिलाने का भी शौकीन। अक्सर ये वो कहते थे कि भैया खान साहब आज डिनर लेना है। जब उनका डिनर कहाँ लेंगे, तो मजाक में कहते थे महेश लंच होम में। तो ये इतना फन इन्होंने मुझे सिखाया, बिठाकर बताया, जितने में इनके एहसान मानो उतना कम है। जितना दुनिया को उन्होंने हंसाया अपने काम से, मालिक भी उनको हंसता रखे। मनोज भाई, बस यहाँ जितने भी लोग हैं सब बहुत बोलने वाले लोग हैं, अपने काम में बोलते रहते हैं। मेरा भी काम बोलने का है, लेकिन एक ही शब्द, एक ही शेर, जैसे क्योंकि शायरी का शौक था, आगे कुछ मुझे शब्द याद नहीं आ रहे। बस ये कहना चाहूँगा कि रहने के लिए दुनिया में सदा आता नहीं कोई, रहने के लिए सदा दुनिया में आता नहीं कोई, और जिस तरह से आप गए मनोज भाई, ऐसे भी जाता नहीं कोई। शुक्रिया। अशोक जी रिकॉर्ड करके देते थे और उसको वो कॉपी में उतारता था। उसके बाद जब यस बॉस, मेरे ख्याल से मनोज ने उनका, अशोक जी का लास्ट सीरीज था, और वही सीरीज उसको मिली मनोज को। तो मनोज का मेरे पास फ़ोन आया कि सर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अशोक जी इसको कैसे लेंगे। मैंने कहा देख मनोज, ये तेरी अपॉर्चुनिटी है, तेरे को लेना चाहिए, और अशोक जी को फ़ोन कर, उनसे बात कर। उससे अशोक जी को फ़ोन किया, बड़ा डरते हुए, सहमते हुए, और अशोक जी ने उसको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद मनोज ने कभी पलट के नहीं देखा। मनोज मेरा बच्चा था, मेरा छोटा भाई था। एक महीने पहले उससे जब बात हुई तो उसने मुझे बोला था कि सर मेरी हैदराबाद में मेरा सब हो गया है और मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा, एंड आई विल बी बैक। मैंने कहा मनोज, बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद पता नहीं क्यों एक अंदर डर बैठा हुआ था। मैंने उसे 3-4 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, नहीं मैसेज का कोई रिप्लाई दिया।